Assalamu alaikum. In today's lecture, students, we will be discussing about the system response with the additional poles. We'll see कि जब हमारे पास दो से ज़्यादा पोल्स होते हैं सिस्टम में तो किस तरीके से हम उसको बेसिकली एक सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के तौर पे अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं. इसी तरीके से जो सेकेंड हमारा डिस्कशन होगा दैट विल बी अबाउट सिस्टम रिस्पॉन्स विद ज़ीरोज़ के जहाँ पे हमारे पास ज़ीरोज़ अगर होते हैं सिस्टम में तो किस तरीके से हम उसको बेसिकली एज सेकेंड ऑर्डर सिस्टम जो है वो अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं और कुछ को हम नहीं कर सकते. सो वी विल बी डिस्कसिंग दीज थिंग्स इन टुडेज लेक्चर. ओके, सो इन द लास्ट लेक्चर वी हैड अ डिस्कशन कि जब हमने देखा था कि सिस्टम जहाँ पे हमारे पास एक या दो पोल्स होते हैं तो उन सिस्टम्स को किस तरीके से एनालाइज किया जाता है. सो उन पर्टिकुलर सिस्टम्स के अंदर जो हमने फॉर्मूलेशन देखी थी डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस की, जिसमें परसेंट ओवरशूट था, सेटलिंग टाइम था, पीक टाइम था, और उनको फिर हमने ड्राइव किया था फॉर द सिस्टम विद टू कॉम्प्लेक्स पोल्स थे जहां और कोई ज़ीरोज़ नहीं थे. यानी हमने इससे पहले जो लेक्चर्स में देखा अभी तक तो हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स पोल्स तो थे और वहां ज़ीरोज़ कोई नहीं थे. let's say we can consider the robotic system जो कि हमें इस 4.22 में फिगर में नज़र आ रहा है कि there is a robot which have been trained by a human trainer. तो यहाँ पे if we take this type of system जहाँ पे दो से ज़्यादा we can say के पोल्स मौजूद हैं और उसके साथ साथ ज़ीरोज़ भी मौजूद हैं, यानी जो पिछले केसेस थे उसके मुकाबले में जो यहाँ पे डिफरेंस है इज दैट वी हैव मोर देन टू पोल्स एंड वी आल्सो हैव सम ज़ीरोज़. सो एट दैट पॉइंट वी कैन से कि वी कैन नॉट यूज़ दोज फॉर्मूलेशंस जो हमने परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन में जो ओवरशूट, परसेंटेज ओवरशूट, सेटलिंग टाइम या पीक टाइम की जो फॉर्मूलेशन ड्राइव की थी वो अब यहाँ पे जो है वो वैलिड नहीं होगी बिकॉज वी हैव मोर देन टू पोल्स एंड वी आल्सो हैव ज़ीरोज़ इन द सिस्टम. लेकिन कुछ कंडीशंस में हम सिस्टम जिनमें दो से ज़्यादा पोल्स हैं या ज़ीरोज़ भी मौजूद हैं उनको अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं एज अ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, जहाँ पे हमने देखा था कि सिर्फ दो ही कॉम्प्लेक्स डोमिनेंट पोल्स मौजूद थे पिछले सेकेंड ऑर्डर सिस्टम्स के अंदर. और जब हम ऐसा कर सकें कि जी हम एक हायर ऑर्डर सिस्टम जहाँ पे दो से ज़्यादा पोल्स और ज़ीरोज़ की मौजूदगी है, अगर हम ये जस्टिफाई कर लें ये अप्रॉक्सीमेशन कि वी कैन अप्रॉक्सीमेट दोज सिस्टम एज अ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, तो उस केस में जो फॉर्मूलेशन थी फॉर परसेंट ओवरशूट, फॉर सेटलिंग टाइम एंड फॉर पीक टाइम, वो फिर हम इन हायर ऑर्डर सिस्टम्स पे अप्लाई कर सकते हैं बाय यूजिंग द लोकेशन ऑफ अ डोमिनेंट पोल्स. ओके, सो एज वी वर डिस्कसिंग इन द प्रीवियस स्लाइड कि हमारे पास एक ऐसा सिस्टम जो कि जिसमें दो से ज़्यादा पोल्स मौजूद हैं या ज़ीरोज़ की मौजूदगी है, तो उसको हम अगर अप्रॉक्सीमेट करें एक सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के साथ, तो फिर जो हमने जो परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशंस जो देखी थी, परसेंटेज ओवरशूट, सेटलिंग टाइम, पीक टाइम, उसकी जो फॉर्मूलेशंस हैं वो फिर अप्लाई हो सकती हैं. बट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि फर्स्ट वी हैव टू अप्रॉक्सीमेट देम दोज थ्री पोल सिस्टम्स और ज़ीरो सिस्टम विद ज़ीरोज़ एज अ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम. तो अभी इस पर्टिकुलर सेक्शन में हम बेसिकली इन्वेस्टिगेट करेंगे जो इफ़ेक्ट है बाय एडिंग ऑफ एन एडिशनल पोल ऑन द सेकेंड ऑर्डर रिस्पॉन्स. यानी जो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में अगर हम एडिशनल पोल्स अगर हमारे पास हैं यानी दो से ज़्यादा पोल्स हैं तो किस तरीके से उसको अप्रॉक्सीमेट किया जाएगा. नेक्स्ट सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे और एनालाइज करेंगे इफ़ेक्ट ऑफ एडिंग a zero to a two pole system, यानी अगर जीरो ऐड हुआ है किसी सिस्टम के अंदर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग अबाउट एडिशनल पोल्स, यानी दो से ज़्यादा पोल्स हैं. सो फर्स्ट वी कैन सी कि जो कंडीशन है जो एग्जिस्ट होनी चाहिए इन ऑर्डर टू अप्रॉक्सीमेट द बिहेवियर ऑफ अ थ्री पोल सिस्टम एज दैट ऑफ द टू पोल सिस्टम, तो उसके लिए हम कंसिडर करते हैं एक थ्री पोल सिस्टम जहाँ पे वी कैन से कि वी हैव
कॉम्प्लेक्स पोल, और जो तीसरा पोल है वी कैन से कि दैट इज अ रियल एक्सिस पोल। यानी इसका मतलब ये है कि हमने इससे पहले जो डिस्कशन की थी वहां पे हमारे पास कॉम्प्लेक्स एक्सिस पे पोल्स थे, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जो 3 पोल सिस्टम है उसमें जो 2 पोल्स हैं वो तो कॉम्प्लेक्स पोल्स हैं, यानी कॉम्प्लेक्स एक्सिस पे एस प्लेन में लाई करने हैं, वेरएज जो एक पोल है यानी जो थर्ड पोल है दैट इज ऑन द रियल एक्सिस। So we can say that we assume the complex poles are at minus zeta omega n plus minus j omega n 1 minus zeta square whole under root। ये जो है हमारे पास यहाँ से 2 पोल्स मिल रहे हैं, 2 कॉम्प्लेक्स पोल्स मिल रहे हैं। इसी तरीके से जो रियल पोल है वी कैन अज्यूम कि इट इज द रियल पोल इज एट माइनस अल्फा आर। तो अगर हम एक स्टेप रिस्पॉन्स जो सिस्टम का है वो डिटरमाइन करना चाहते हैं, सो वी नो कि वी कैन डिटरमाइन इट फ्रॉम अ पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन। तो जो आउटपुट ट्रांसफॉर्म है यानी आउटपुट की इक्वेशन इन लैप्लास ट्रांसफॉर्म, इट विल बी लाइक एज इक्वेशन 4.57 वेयर वी हैव रिटन c ऑफ s इक्वल्स टू a ओवर s प्लस b इंटू s प्लस जीटा ओमेगा n प्लस c ओमेगा d डिवाइडेड बाय s प्लस जीटा ओमेगा n पावर 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर d। और इसी के साथ साथ एक और फैक्टर है जहाँ जो कि रियल पोल्स को जाहिर कर रहा है। ये जो सेकंड एलिमेंट है यहाँ पे b और c के साथ, दैट इज गिविंग अस दी 2 डिफरेंट कॉम्प्लेक्स पोल्स। जो d वाला एलिमेंट है ये बेसिकली जो थर्ड हमारा रियल पोल है दैट इज विद दिस d, और a वी नो कि वी हैव द सिस्टम विद दैट नीड्स टू बी डिटरमाइन एज स्टेप रिस्पॉन्स। तो ये हमारे पास लैप्लास में इक्वेशन है। सो नाउ इफ वी वांट टू कन्वर्ट दिस इन टाइम डोमेन वी कैन इजीली कन्वर्ट इट, एंड द इक्वेशन इज शोन इन फिगर 4.58 व्हिच इज c ऑफ t इक्वल्स टू a u ऑफ t प्लस e पावर माइनस जीटा ओमेगा n t इंटू b cos ओमेगा dt प्लस c sin ओमेगा dt प्लस d ऑफ e पावर माइनस अल्फा आर टी। सो नाउ वी आर नॉट गोइंग इनटू द डिटेल के पार्शियल फ्रैक्शन से ये कैसे आया। ऑब्वियसली वी हैव डिस्कस दिस थिंग इन चैप्टर 2 के जहाँ पे हमने 3 डिफरेंट केसेस देखे थे ऑब्वियसली। सो वी हैव टू लुक अराउंड कि जी दो जहाँ पे 2 कॉम्प्लेक्स रियल पोल्स हैं, 2 कॉम्प्लेक्स पोल्स हैं, तो किस तरीके से उसको सॉल्व किया जाएगा। सो द स्टूडेंट नो हाउ टू सॉल्व इट यूजिंग द पार्शियल फ्रैक्शन यूजिंग ऑल दोज 3 केसेस। Okay, so as we were discussing about equation 4.58 जो कि टाइम डोमेन में हमें एक सिस्टम के आउटपुट को शो कर रही है जहाँ पे हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स पोल्स हैं और उसके साथ एक और पोल है जो कि रियल एक्सिस पे हमें मिल रहा है। सो यहाँ पे बेसिकली वी विल हैव 3 डिफरेंट टाइप ऑफ केसेस, 3 डिफरेंट केसेस, केस 1, केस 2 एंड केस 3। केस 1 वो ये होगा कि जहाँ पे हमारे पास जो रियल पोल है अल्फा आर जिसको हमने कहा था, वो अल्फा आर दैट विल बी इक्वल टू अल्फा आर 1, और यहाँ पे ये जो अल्फा आर 1 है इसकी जो वैल्यू है दैट विल बी मच लार्जर देन जीटा ओमेगा एन, यानी जो कॉम्प्लेक्स रूट है वी कैन से उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो अल्फा आर 1 की जो वैल्यू है इस पर्टिकुलर केस में वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी। सो यू कैन सी इन फिगर 4.23a जहाँ पे हमने केस 1 को डिफाइन किया हुआ है या ड्रॉ किया हुआ है एस प्लेन के ऊपर, तो यू कैन सी कि वी हैव अ पोल एट माइनस जीटा ओमेगा एन। अब यहाँ पे वी हैव 2 डिफरेंट पोल्स। Obviously one is with the positive side and one is in the negative of the you can say the complex side of the यानी j ओमेगा के ऊपर हमें मिल रहा है। whereas एक रियल जो है रूट या रियल जो हमारे पास पोल है दैट इज एट P3 जिसको यहाँ पे माइनस अल्फा R1 से हमने डिनोट किया है। सो यू कैन सी कि जो जीटा ओमेगा n है और अल्फा R1 है इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है यानी जो डिफरेंस है दैट इज नॉट मच लार्जर, ये डिफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। इसी तरीके से जो केस 2 है यू कैन क्लियरली सी इन फिगर अगेन 4.23a में
जो सेकंड केस का अगर हमें एक्सप्लेन में हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जो डिफरेंस है वो दैट इज़ मच लार्जर बिटवीन जीटा ओमेगा एन एंड अल्फा R2 जिसको हम यहाँ पे कह रहे हैं फॉर द सेकंड केस। इसी तरीके से थर्ड केस में वी आर सेइंग कि अल्फा आर जो है यानी जो रियल पोल है दैट इज एट इनफाइनाइट। सो वी कैन सी बेसिकली दी रिस्पॉन्सेज यानी कंपोनेंट के जो रिस्पॉन्स हैं बेस्ड ऑन के जी जो रियल पोल है वो हमारे जो ओमेगा एन जीटा यानी कॉम्प्लेक्स जो डोमिनेंट पोल हैं उनसे कितना दूर है उस हिसाब से वी विल हैव 3 डिफरेंट केसेस। तो उन तीनों केसेस में basically we will have 3 different responses you can say which are shown in 4.23b figure. Okay, so now if we consider this figure 4.23b जो हमने देखा था कि वहाँ पे जो केस 2 था कि जहाँ अल्फा आर जो है इट इज़ मच मोर लार्जर दैन द वैल्यू ऑफ जीटा ओमेगा एन। तो जो प्योर एक्सपोनेंशियल बिहेवियर है वो डाई आउट हो जाएगा बहुत ही जल्दी। सो यू कैन सी इन दी केस 2 रिस्पॉन्स कि केस 2 रिस्पॉन्स के अंदर बेसिकली जो एक्सपोनेंशियल एलिमेंट है ऑफ दिस particular response that is basically dying out much more rapidly than the second order। अगर हम इसको compare करें जो हमने इससे पिछले लेक्चर में second order under damped step response देखा था, अगर उस रिस्पॉन्स को इस केस 2 के रिस्पॉन्स से देखें जहाँ पे जो रियल पोल है दैट इज़ मच मोर फार अवे फ्रॉम दी कॉम्प्लेक्स पोल, तो हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल है टर्म दैट विल बी यानी एक्सपोनेंशियल जो राइज या डिके है दैट विल डाई आउट मच मोर रैपिडली। इसी तरीके से अगर हमारे पास जो प्योर एक्सपोनेंशियल टर्म है यानी जो एक्सपोनेंशियली राइज या जो डिके कर रहा है, तो जो प्योर एक्सपोनेंशियल टर्म डिके होगा टू अ वेरी इनसिग्निफिकेंट वैल्यू, यानी कि हमारे पास एक ऐसी जो बेसिकली वैल्यू है कि एट दैट टाइम बेसिकली वी कैन से कि वी विल हैव अ फर्स्ट ओवरशूट, यानी जो हमने ओवरशूट की इससे पहले डेफिनेशन डिस्कस भी की थी कि इट विल हैव अ सर्टेन वैल्यू के जहाँ पे वो अपनी एक जो वैल्यू है उससे ओवरशूट करेगा। सो सच अ पैरामीटर एज परसेंट ओवरशूट या सेटलिंग टाइम या पीक टाइम को हम देखें तो दैट कैन बी जनरेटेड बाय अ सेकेंड ऑर्डर अंडर डैम्प स्टेप रिस्पॉन्स कॉम्पोनेंट कि यहाँ पे हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल टर्म है दैट इज डिकेइंग। सो इस पर्टिकुलर टोटल रिस्पॉन्स में इट विल अप्रोच टू दैट ऑफ अ प्योर यू कैन से सेकेंड ऑर्डर सिस्टम जो कि केस 3 के केस में हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। So we can apply these performance specification formulas of settling time, peak time और percentage overshoot जो हमने सेकेंड ऑर्डर के लिए मालूम किया था। इसी तरह अगर हम केस 1 को देखें जहाँ पे हमने देखा कि जो रियल पोल है और जो कॉम्प्लेक्स पोल है उनके दरमियान इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, देयर इज़ नो मच डिफरेंस, बेसिकली थोड़ा ही इसमें डिफरेंस है। तो जो रियल पोल हैं यानी जो रियल पोल है अल्फा आर, उसका जो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स अगर मैं देखूं तो इट विल नॉट डिके टू अ इनसिग्निफिकेंस ऑफ द पीक टाइम एट द पीक टाइम, यानी उसमें हमारे पास केस 1 में यू कैन क्लियरली सी कि बेसिकली जो पीक टाइम और सेटलिंग टाइम जनरेट हो रहा है बाय सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, तो इसमें रिस्पॉन्स जो है वो डिके नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो इस पर इन दिस पर्टिकुलर केस जो एक्सपोनेंशियल डिके है ये बड़ा सिग्निफिकेंट है केस 1 में, यू कैन सी वेरी क्लियरली कि एक स्टीप हमें मिल रही है। सो दैट इज़ वाई दैट सिस्टम कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज अ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। Okay, so now after discussing these 3 cases, the next question here is कि कितना ज़्यादा हमारे जो डोमिनेंट पोल्स हैं यानी जो कॉम्प्लेक्स पोल्स थे उनसे इस थर्ड पोल जो कि एक रियल पोल था उसको कितना ज़्यादा बेसिकली दूर होना चाहिए इन दी एस प्लेन के वी कैन से के बेसिकली इट्स इफेक्ट ऑन द सेकेंड ऑर्डर रिस्पॉन्स जो कि नेग्लिजिबल कहलाएगा। तो बेसिकली इट ऑल डिपेंड्स दी एक्यूरेसी, जो हमें रिक्वायर्ड एक्यूरेसी है उस पर डिपेंड करेगा बेसिकली। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी कैन कंसिडर के या हम अज्यूम कर सकते हैं
कि जो एक्सपोनेंशियल डिके है वो क्योंकि नेग्लिजिबल है आफ्टर दी 5 टाइम्स कांस्टेंट, सो इट विल बी मल्टीपल ऑफ 5 बेसिकली टाइम कांस्टेंट्स। तो अगर हमारा जो रियल पोल है वो 5 टाइम्स अवे है फ्रॉम दी डोमिनेंट पोल, यानी जो कॉम्प्लेक्स पोल्स जो 2 रिमेनिंग हमने जिसकी बात की थी, सो वी विल से कि जी सिस्टम जो है वो अब रिप्रेजेंट किया जा सकता है अब उसके डोमिनेंट जो सेकंड ऑर्डर पेयर ऑफ पोल्स है उसके बेस पे। ओके, आफ्टर डिस्कसिंग द पॉइंट जो इससे पहले हमने डिस्कशन की कि कितना ज़्यादा इस जो हमारे पास जो रियल पोल है या जो थर्ड पोल है उसको कितना ज़्यादा दूर होना चाहिए डोमिनेंट पोल से। अब जो हमारी डिस्कशन है दैट इज़ के जी उसका अब मैग्नीट्यूड जो है, जो एक्सपोनेंशियल डिके है उसका मैग्नीट्यूड कितना हो। तो पॉइंट इज़ कि हम जो पार्शियल फ्रैक्शन की जो एक्सपेंशन है उससे बेसिकली जो थर्ड पोल का जो रिमेनिंग रेजिड्यू पार्ट है जो 3 पोल सिस्टम के अंदर, तो वहाँ पे बेसिकली डोमिनेंट जो सेकेंड ऑर्डर पोल है जिसमें हमारे पास 0 मौजूद नहीं है, वी कैन से कि इट विल डिक्रीज इन मैग्नीट्यूड जैसे जैसे हमारा जो थर्ड पोल है वो मूव करेगा टूवर्ड्स दी लेफ्ट हैंड साइड, यानी लेफ्ट आर्म ऑफ प्लेन में वो मजीद मूव करता है जो कि हमारा थर्ड पोल है। सो फॉर दैट वी हैव कंसिडर्ड अ स्टेप रिस्पॉन्स CS ऑफ अ 3 पोल सिस्टम जो कि क्वेश्चन 4.59 में हमें नजर आ रहा है, विच इज C of S इज इक्वल्स टू BC ओवर S इंटू एस स्क्वायर प्लस AS प्लस B इंटू S प्लस C। अब यहाँ पे बेसिकली जो हमारे पास A और S है दैट इज ड्यू टू दी वी आर अज्यूमिंग द स्टेप रिस्पॉन्स, और उसके बाद जो BS प्लस C ऑब्वियसली वी ऑलरेडी हैड अ डिस्कशन इन चैप्टर 2 जो हमने पहले भी बात की थी, जो हमने डिफरेंट केसेस पढ़े थे पार्शियल फ्रैक्शन के। सो वी कैन यूज दोज केसेस इन ऑर्डर टू फाइंड आउट दीज वैल्यूज ऑफ A, B, C एंड D। अब यहाँ पे जो B और C है ये हमारे जो 2 कॉम्प्लेक्स पोल्स हैं यानी जो डोमिनेंट पोल हैं उनको डिफाइन कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है इधर, whereas A इज फॉर स्टेप रिस्पॉन्स एंड D इज बेसिकली द रियल पोल या रियल एक्सिस पे जो हमें पोल मिल रहा है। सो वी कैन अज्यूम दैट जो नॉन डोमिनेंट पोल है विच इज द रियल पोल यू कैन से इज लोकेटेड एट -C ऑन द रियल एक्सिस। अब और क्योंकि रियल एक्सिस में इमेजिनरी एक्सिस में नहीं है, सो इट इज दैट D, कैपिटल D, and that the steady state response approaches to unity. So basically we are saying that after the evaluation we can have the value and now we already know how to solve these partial fraction equations. So वहाँ पे हमारे पास let's say A की value 1, B की value CA minus C square over C square plus B minus CA, इसी तरह C की value हमारे पास CA square minus C square A minus BC over C square plus B minus CA, और D की जो वैल्यू है दैट विल बी -B ओवर C स्क्वायर प्लस B माइनस CA। अब नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे जो हमारा नॉन डोमिनेंट पोल है बेसिकली उसके हिसाब से जो है वो हमारी जो वैल्यू ऑफ D है वो किस तरह से चेंज होगी। ओके, सो एज वी वर डिस्कसिंग के हमारे पास जो नॉन डोमिनेंट पोल है इट विल अप्रोच टू इन्फिनिटी, तो हमारे विद दिस पर्टिकुलर एग्जांपल वी विल हैव वी कैन से A इक्वल्स टू 1 एंड B माइनस 1 और C माइनस A और D की वैल्यू 0 आएगी, बिकॉज वी से कि जी इट टेंड्स दैट स्मॉल c अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे जो लेट्स से फॉर एग्जांपल जो D है कैपिटल D जो कि बेसिकली द रेजिड्यू है वो हमारे पास नॉन डोमिनेंट पोल का, और जो इसका रिस्पॉन्स है इट विल बी 0 जैसे जैसे हमारा नॉन डोमिनेंट पोल जो है वो 0 की इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। Okay, so after discussing the system response with additional poles, we'll see an example जहाँ पे हम compare करेंगे एक response of a 3 pole system। इस particular example में हमारे पास basically 3 different transfer functions हैं। We have T1 of S, T2 of S and T3 of S। अब यहाँ पे हमने इन ट्रांसफर फंक्शंस के स्टेप रिस्पॉन्स मालूम करने हैं हर एक ट्रांसफर फंक्शन के, जो कि इक्वेशन 4.62 से 64 तक हमें दिख रही है, और उसको फिर कंपेयर करना है इन ऑर्डर टू सी के जी किस तरीके से हम इसको सेकेंड ऑर्डर पे अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं या नहीं। सो
टू स्टार्ट विद द सोल्यूशन, सबसे पहले हम जो स्टेप रिस्पॉन्स है ऑफ दिस पर्टिकुलर सी आई ऑफ एस, अगर मैं कहूँ फॉर दिस ट्रांसफर फंक्शन लेट्स से टी आई ऑफ एस के लिए, तो मुझे इस ट्रांसफर फंक्शंस को मल्टीप्लाई करना होगा 1/s से, विच इज़ द स्टेप इनपुट। और फिर उसके बाद वी नीड टू फाइंड अप्लाई द पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन, एंड आफ्टर अप्लाइंग द पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन उसमें हमने इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म मालूम करना है ताकि हम दोबारा से टाइम डोमेन में जा सकें वापस। So as we have already done these things in the previous lecture, so we are not going into the details, but we are directly putting the time based response of these transfer functions. तो हमारे पास C1 of t, C2 of t और C3 of t हमें मिल रहा है। Obviously we will have to find the value of those constants, associated constants, और उसके बाद जो trigonometric identities हैं उसके हिसाब से फिर we can take out the value of these phi. That is why we are having negative and the positive signs for different time based responses. अब इन टाइम बेस्ड रिस्पॉन्सेज को ऑब्वियसली नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे किस तरीके से प्लॉट करने के बाद वी कैन मैच दी पोल्स ऑफ दीज हायर ऑर्डर सिस्टम्स। ऑलराइट, सो as we were discussing that we have these three time based responses of three different transfer functions जो हमने पिछली स्लाइड में देखे। now we can see figure 4.24 के जहाँ पे हमने T1 of S, T2 of S और T3 of S को उसमें जो बेसिकली हमारे पास C1 of T और C2 of T और C3 of T के जो responses थे हमने उनको बेसिकली प्लॉट किया है, where we have on x axis we have the time scale and on y axis we have the normalized response. Obviously these responses can be plotted using the MATLAB or any other simulation software, or we can plot in these responses. अब यहाँ पे अगर हम देखें तो the important thing here is that जो C2 of T है इसमें जो हमारे पास जो पोल है थर्ड पोल that is -10, जो कि हमें नज़र आ रहा है कि जो हमारे जो डोमिनेंट पोल्स हैं उनसे काफ़ी दूर है, और इसीलिए वी कैन सी कि जो डोमिनेंट पोल्स से ये काफ़ी दूर है, तो वी कैन अप्रॉक्सीमेट दिस एज C1 of T, which is we have here in the equation 4.67. इसी तरीके से C1 of T जो है you can see के that is a pure second order system response, और C3 of T जो है जहाँ पे third pole जो है it is very close to the dominant pole. That is why we have having the most of the errors occurring in the C3 of T. Okay, so now we have another problem जहाँ पे हमने ये देखना है कि जी जो सेकेंड ऑर्डर अप्रॉक्सीमेशन है ऑफ दीज गिवन ट्रांसफर फंक्शंस वो पॉसिबल है या नहीं। सो वी हैव इन पार्ट ए वी हैव अ ट्रांसफर फंक्शन g of s equals to 700 over s plus 15 into s square plus 4s plus 100। अब यहाँ पे वी कैन क्लियरली सी कि जो हमारा जो बेसिकली सेकेंड ऑर्डर अप्रॉक्सीमेशन है फॉर पार्ट ए इट इज़ वैलिड बिकॉज जो डोमिनेंट पोल है यानी जो डोमिनेंट पोल्स हैं हमारे पास उनका जो रियल पार्ट है इट इज़ एट -2 बिकॉज इफ़ वी सी द डिनोमिनेटर, अगर हम s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 100 को अगर देखें तो वहाँ पे हमारे पास -2 पे रियल पार्ट आ रहा है, और if we compare it with the higher order poles which are at -15 because of that s plus 15, तो जैसे हमने इससे पहले बात की थी कि वो 5 टाइम कॉन्स्टेंट्स से ज़्यादा होगा, तो नाउ वी कैन सी कि -2 and -15, so in this particular case it is more than 5 times further from the dominant pole. तो इस केस में वी कैन से कि जो सेकेंड ऑर्डर अप्रॉक्सीमेशन है दैट इज़ वैलिड। जो सेकेंड ट्रांसफर फंक्शन है पार्ट बी में विच इज़ वी हैव हियर द सेकेंड ऑर्डर अप्रॉक्सीमेशन इज़ नॉट वैलिड बिकॉज जब हम s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 90 में रियल पार्ट ऑफ द पोल देखते हैं सो वी विल हैव हियर -1,
और जो हमारे पास हायर ऑर्डर पोल है वो -4 पे है, तो -1 और -4, so it is not more than 5 times further. So that is why we say कि we cannot approximate this second order system. This is not possible in the second case, यानी B part में possible नहीं है या valid नहीं है, whereas A part में it is valid. तो जैसे कि हमने इससे पिछले स्लाइड्स में बात की कि हमने अभी तक जो देखा वो हम ये देखा कि जब हम कोई भी पोल ऐड करते हैं, यानी 2 पोल से ज़्यादा एडिशनल पोल्स हमारे पास सिस्टम में मौजूद होते हैं, तो उसका इफ़ेक्ट क्या होता है बेसिकली हमारे सेकंड ऑर्डर सिस्टम में. अब हम ये देखेंगे कि बेसिकली व्हेन वी ऐड अ ज़ीरो टू द सेकंड ऑर्डर सिस्टम तो क्या इफ़ेक्ट होगा. तो हमने इससे पहले लेक्चर्स में बात की थी अबाउट ज़ीरोज़ की, जब हमने डिस्कशन की थी कि जो ज़ीरोज़ हैं ऑफ अ सिस्टम, बेसिकली वो हमारे जो अगर हम देखें कि एम्पलीट्यूड पे बिल्कुल असर करता है, लेकिन जो नेचर है रिस्पांस की, यानी जो हमने बात की थी एक्सपोनेंशियल है, डैम्ड है, साइनोसॉइड है, या कोई और रिस्पांस है बेसिकली हमारे पास उस सिस्टम का, तो नेचर ऑफ रिस्पांस में बेसिकली ज़ीरोज़ का कोई रोल नहीं होता. बट वी कैन से कि रिस्पांस जो है वो उसका इफेक्ट करेगा उसके एम्पलीट्यूड पे या उसके रिस्पांस कंपोनेंट्स हैं उस पर फ़र्क पड़ेगा बेसिकली इन ज़ीरोज़ के थ्रू. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे क्या कि ज़ीरोज़ को ऐड करेंगे इन द फर्स्टली इन द लेफ्ट हाफ प्लेन और उसके बाद फिर राइट हाफ प्लेन में, और फिर हम उसके इफ़ेक्ट को देखेंगे और फिर एनालाइज करेंगे. And with that we will be concluding our discussion of this system responses with zeros by seeing के how we can cancel the pole zero cancellation हम देखेंगे इस particular discussion के अंदर. So now we suppose कि जी हमारे पास जो 2 pole system है उसके जो poles हैं that are at -1 ± j 2.828, और इसी तरीके से हम इसमें कुछ ज़ीरोज़ को ऐड करते हैं, लेट्स से एट -3, -5 एंड -10 की पोजीशंस पे. तो इन फिगर 4.5 हम उसका एक इफ़ेक्ट देखते हैं कि किस तरीके से ये इफ़ेक्ट जो है वो बाय एडिंग दी ज़ीरोज़ टू अ 2 पोल सिस्टम किस तरीके से इनके रिस्पॉन्सेज में डिफरेंस आ रहा है. So we have here the results with the normalized, जहाँ पे हमारे पास the response is normalized to the steady state value जो कि प्लॉट हुआ हमें नज़र आ रहा है at different values of zeros, -3, -5, -10, और जब हमारे पास सिस्टम में कोई भी ज़ीरो मौजूद नहीं था, यानी this is the basically the pure second order system with no zeros, only we have 2 poles in that. So we can see कि जो हमारी बेसिकली we can see कि क्लोज़र है यहाँ पे बेसिकली टू द डोमिनेंट पोल्स, वो उसका सबसे ज़्यादा बेसिकली इफ़ेक्ट है ऑन दी ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम, के जहाँ पे हमारे पास जब ज़ीरोज़ नहीं थे, सो अगर हम उसके साथ कंपेयर करें सो वी कैन सी के जितना ज़्यादा जो ज़ीरो है वो क्लोज़र है टू द डोमिनेंट पोल, उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है वो उसका ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स पे हमें नज़र आ रहा है. ओके, सो नाउ वी लुक एट द इफ़ेक्ट ऑफ ज़ीरोज़, जो कि लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ़ वी कंसिडर कि हमारे पास जो C of S है यहाँ पे, सो इन दैट C of S बेसिकली we can say कि जो response of a system है, यानी ट्रांसफर फंक्शन देखें with the unity in the numerator, तो अगर हम इसमें इस ट्रांसफर फंक्शन में ज़ीरोज़ ऐड करें, so we will have S plus A into TS, जो Laplace transform है of the response, it will be like S plus A into CS equals to S of CS plus A of CS, because we have a unit step function or we have add the zeros in the overall response.
सो क्योंकि जो रिस्पॉन्स ऑफ अ सिस्टम है विद ज़ीरोज़, यहाँ अब उसके दो डिफरेंट पार्ट है। पहला डेरिवेटिव ऑफ द ओरिजिनल रिस्पॉन्स जिसको हम देखें अगर, और दूसरा जो है वो एक स्केल्ड वर्जन ऑफ द ओरिजिनल रिस्पॉन्स। तो अगर हम यहाँ देखते हैं कि अगर हमारा a जो है, इफ़ a द नेगेटिव ऑफ द ज़ीरो वो बहुत ज़्यादा लार्ज है, तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म जो है हमारे रिस्पॉन्स का विल बी अप्रॉक्सीमेटली a ऑफ cs, और इट विल बी द स्केल वर्जन ऑफ द ओरिजिनल रिस्पॉन्स। यानी जो ओरिजिनल रिस्पॉन्स है, आउटपुट है, उसका एक स्केल्ड वर्जन है, दैट इज व्हाई वी हैव पुट हियर a ऑफ cs। इसी तरह a अगर एक लार्ज नहीं है वैल्यू a की, तो जो रिस्पॉन्स है वहाँ पे वी विल हैव एन एडिशनल कंपोनेंट जिसमें हमारे पास जो डेरिवेटिव है ओरिजिनल रिस्पॉन्स का वो बेसिकली इंक्लूड होगा। इसी तरह अगर a जो है वो बहुत ही ज़्यादा छोटी वैल्यू का है, तो जो डेरिवेटिव का जो टर्म है दैट विल ओनली कंट्रीब्यूट मोर टू द रिस्पॉन्स, और उसका एक काफ़ी ग्रेटर इफेक्ट हमें नज़र आएगा सिस्टम के रिस्पॉन्स के अंदर। ओके, सो जो स्टेप रिस्पॉन्स है ऑफ अ नॉन मिनिमम फेज, नाउ वी कैन सी इट इन फिगर 4.26 के जहाँ पे बेसिकली जो इनपुट है उसका जो साइन है वो रिवर्स हुआ, so to yield the positive steady state value। और यहाँ इम्पॉर्टेंट चीज़ जो नोट देखने वाली है वो ये कि हमारा जो रिस्पॉन्स है इट बिगिंस फ्रॉम द नेगेटिव डायरेक्शन, इवन दो कि हमारी फाइनली जो वैल्यू है स्टेडी स्टेट की वो पॉजिटिव की तरफ कन्वर्ज कर रही है। इस तरह का जो सिस्टम अगर कोई बिहेवियर दिखाए या फिनोमेना उसके अंदर मौजूद हो, सो दैट टाइप ऑफ सिस्टम वी कॉल्ड एज नॉन मिनिमम फेज सिस्टम। उसकी एग्जांपल सिंपल सी ये कि व्हेनेवर वी गेट गिव द इनपुट, हमारे पास जो उसका बिहेवियर है वो रिवर्स डायरेक्शन में या एक ऑपोजिट डायरेक्शन में एक रिस्पॉन्स आए फॉर इनिशियली सम पीरियड ऑफ टाइम, लाइक फॉर एग्जांपल व्हेन वी आर मूविंग the vehicle or the motorcycle or aeroplane to the left side, it moves to the right side के inverse हमारे पास एक response आएगा for a certain period of time in these non-minimum phase systems. So finally with this system response with zero, we will discuss and conclude this section by discussing the pole zero cancellation के जहाँ पे पोल्स जो हैं वो ज़ीरोस को कहीं कैंसिल आउट कर रहे हों, और उसका इफ़ेक्ट जो है वो हमें ये होता है कि we will have the opportunity to approximate our system as a second order system. So consider कि we have a transfer function as t of s k into s plus z over s plus p3 into s square plus as plus b as shown in equation 4.85। यहाँ पे if we say कि जी हमारे जो पोल्स हैं, पोल ऑफ द टर्म जो s प्लस p3 पे है और ज़ीरो जो है वो s प्लस z पे है, ये दोनों अगर लेट्स से भी से कैंसिल आउट होते हैं तो हमारे पास सिंपली एक सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन 4.85 जो डिनोमिनेटर में हमें नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे वी कैन से कि हमारा जो ज़ीरो है यानी न्यूमरेटर साइड है, इफ इट्स ज़ीरो इज़ एट माइनस जेड एंड इट इज़ क्लोज टू द पोल जो कि माइनस p3 पे हमें मिल रहा है बेसिकली, तो जो पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन है अगर मैं इक्वेशन 4.85 की करूँ तो जो रेजिड्यू है बेसिकली ऑफ द एक्सपोनेंशियल डिके वो बहुत ज़्यादा कम होगा एज कम्पेयर टू जो एम्पलीट्यूड होता है हमारे पास सेकेंड ऑर्डर रिस्पॉन्स का। ओके, सो नाउ वी हैव एन एग्जांपल जहाँ पे हम बेसिकली पोल ज़ीरो कैंसिलेशन जो है वो उनको उसको एवेलुएट करते हुए यूजिंग द रेजिड्यू वी विल सी के जी हाउ वी कैन डू द पोल ज़ीरो cancellation, and if it is valid then we can approximate the system as a second order system. So we have the first जो हमारे पास response है system का, that is equation 4.86.
सो लुकिंग एट दिस इक्वेशन 4.86, हमारी अगर हम इस इक्वेशन की पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन करें, so we will have equation 4.88 which is c1 of s equals to 1 over s plus 1 over s minus 3.5 into s plus 5 plus 3.5 s plus 6 minus 1 over s plus 3.5. Now we have not gone into the details कि किस तरीके से partial fraction के through हमने ये values find out किए. It is pretty straightforward. We have done it several times. तो वी विल सी कि जो हमारे पास जो रेजिड्यू है ऑफ द पोल लुकिंग एट द इक्वेशन 4.88 इट इज एट -3.5 and it is basically closest to the zero which is at -4. अगर हम equation 4.86 में देखें zeros को, the zero is at -4 and which is equals to 1 basically, and we say कि it is not negligible comparing to the other residues अगर मैं देखूँ 3.5 के अलावा. सो जो सेकेंड ऑर्डर स्टेप रिस्पॉन्स अप्रोक्सीमेशन है वो नहीं की जा सकती इज C1 ऑफ S के लिए, बिकॉज वी हैव द रेजिड्यू एंड द पोल का जो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे पॉइंट है दैट इज बेसिकली -3.5 वेयर एज वी हैव द पोल्स जो कि क्लोजेस्ट है इज एट -4. Now for considering the second 4.87 का जो हमारे पास C2 of S की इक्वेशन है उसको अगर हम पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू सॉल्व करें, सो वी विल हैव इक्वेशन 4.89 के जहाँ पे वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट स्लाइड के how we will be comparing the residue of the pole which is closest basically to the zeros of the of this whole response. Okay, so now in this particular हम जो पार्ट हमने 4.87 का जो ट्रांसफर फंक्शन देखा था, हमने इसके जो रूट्स पिछली उसमें 4.89 इक्वेशन में हमने देखे थे. तो जो रेजिड्यू है ऑफ द पोल it was at -4.01. if we see the fourth term का जो denominator है, we will see कि the pole is at -4.01 and we know कि it is closest to the zeros which is at -4. So जो difference है basically we can see it is around 0.003 but about 2 orders of the magnitude. So basically we can make the second order approximation by neglecting this response जो कि generate हुआ है from the poles which are at -4.01 because we have a very smaller difference between the pole and the zeros, so we can cancel out the effect. So basically we can say कि जो हमने इससे पहले जो बेसिकली C2 ऑफ S के लिए जो हमने ट्रांसफर जो रिस्पॉन्स देखा था उसमें बेसिकली वी कैन से कि वी कैन सी द कैंसलेशन ऑफ द फोर्थ एलिमेंट जहाँ पे हमारे पास मौजूद था 4.01. सो इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू दैट व्हाइल वी कैन कैंसल आउट दैट टर्म. और फिर इसी तरीके से इफ एज वी से कि जी इसको हम सेकेंड ऑर्डर में अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं. सो वी हैव कन्वर्टेड दिस C ऑफ S रिस्पॉन्स टू द time based response, so we get as 0.87 minus 5.3 e power minus 5t plus 4.4 e power minus 6t, which is given in equation 4.91. Okay, so now we will be doing the last example of this poles and zeros, additional poles and zeros, where we'll see the cancellation of poles and zeros in this example. हमारे पास दो ट्रांसफर फंक्शन दिए एंड वी आर टू डिटरमाइन द वैलिडिटी ऑफ अ सेकंड ऑर्डर स्टेप रिस्पांस अप्रॉक्सीमेशन फॉर ईच ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन जो कि पार्ट ए और बी में हमें गिवन है. पार्ट ए में बेसिकली वी हैव अ ट्रांसफर फंक्शन, सो वी हैव टू अप्लाई द पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन. सो वी गेट द इक्वेशन एज g of s equals to 1 over s plus 0.8942 over s plus 20 minus 1.5918 over s plus 10 और लास्ट जो है वो हमारे पास इट इज -0.3023 ओवर s प्लस 6.5. सो वी कैन सी क्लियरली कि जी हमारे पास जो फोर्थ एलिमेंट है यानी फोर्थ टर्म है वी कैन कंपेयर इट विद द जीरोज. सो इट इज
the closest one is the fourth one, 6.5 पे हमें poles जो है नज़र आ रहे हैं that are closest to the zeros which are at 7. तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम जब इसका न्यूमरेटर देखते हैं एंड वी कंपेयर इट विद द रेस्ट ऑफ द जो सेकेंड ऑर्डर टर्म्स हैं, यानी टर्म्स 2 और 3 जो है यहाँ पे वो सेकेंड ऑर्डर के टर्म्स है, बिकॉज फर्स्ट वन इज द यूनिट स्टेप, वो तो हम इनपुट अप्लाई करते हैं. तो जब मैं सेकेंड और थर्ड टर्म से इसको कंपेयर करता हूँ न्यूमिनेटर्स को इसके फोर्थ वाले से, सो आई कैन सी कि देयर इज नॉट अ बिग डिफरेंस बिटवीन दीज वैल्यूज एज कंपेयर टू फर्स्ट वन एंड द फोर्थ वन. So that is why we can say कि the second order approximation is not valid, because we cannot ignore that part. Fourth element को हम ignore नहीं कर सकते यहाँ पे. So that is why we say कि for this particular system the second order approximation is not valid. Okay, so in the second part we have this transfer function जो हमें b part में नज़र आ रहा है. तो if we have to find out the partial fraction expansion of this particular case, so we'll have it as g of s equals to 1 over s plus 0.9782 over s plus 20 minus 1.9078 over s plus 10 minus 0.0704 plus over s plus 6.5. तो now if we compare with the zeros, तो हमारा zero जो है वो again 7 पे है. So the 6.5 वाला जो pole है that is the closest one. So we consider that and we see कि जी उसका जो numerator that is at minus 0.704. Comparing to the remaining second and third terms which are the residues of the second order terms, तो उनके मुकाबले में ये वैल्यू बहुत छोटी है. So we can ignore that thing. So it means कि if we can ignore that, therefore we can say कि we can express or approximate this system as a second order system, so it's valid approximation. So with that we end up with today's lecture. Hope to see you in the next lecture. Till then, thank you very much and Allah Hafiz.